नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में डीएलएफ को मिला डेवलपर ऑफ द डिकेड का सम्मान। नामी डेवलपर चंद्रू रहेजा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राज्यसभा में भी रियल एस्टेट बिल पास। अब पोजेशन में देने में देरी हुई तो बिल्डरों को देना होगा ज्यादा ब्याज। 2/3 ग्राहकों की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट में बदलाव की इजाजत नहीं। 5 करोड़ जमा करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को कल तक की मोहलत। श्री के कार्यक्रम में पीएम भी हिस्सा लेंगे। श्री रविशंकर ने कहा, जेल जाएंगे लेकिन जुर्माना नहीं देंगे। गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए इशरत केस को दिया गया सांप्रदायिक रंग। संसद में राजनाथ का बयान। माल्या पर राज्यसभा में हंगामा। राहुल ने पूछा, सरकार ने भागने क्यों दिया। जेटली बोले, माल्या को यूपीए ने बांटा दिल खोलकर लोन। ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए यूरोप के सेंट्रल बैंक ने दरें घटाई। रीफाइनेंस रेट घटाकर 0% किया। बॉन्ड खरीदी बढ़ाने का भी ऐलान किया। यूरोपियन शेयर बाजारों में शानदार तेजी। और सीएनबीसी आवाज लगातार 11वें साल बजट का बादशाह। बजट भाषण के दौरान 87% मार्केट शेयर। बजट के हफ्ते में 73% लोगों ने किया आवाज पर भरोसा। गुजरात में सीएनबीसी बाजार भी नंबर 1। अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। संसद ने बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए रियल एस्टेट बिल पास कर दिया है। बिल्डरों पर नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी होगी। बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक अलग अकाउंट बनेगा जिसमें 70% रकम रखी जाएगी। हालांकि इसे बिल्डरों पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जमीन की कीमत को शामिल करके उन्हें राहत भी दी गई है। चलिए इसी पर और जानकारी के लिए जुड़ते हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि बिल जो है किन बदलावों के साथ इसे मंजूरी मिली है। इसमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी उस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 70% एक अलग खाते में रखेगी रकम, और उस रकम का इस्तेमाल दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं किया जा सकेगा। ये हालांकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि बिल्डर पर सख्ती की गई है, लेकिन सच पूछें तो पिछले दरवाजे से बिल्डर को राहत दी गई है, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि 50% रकम ही इस खाते में रखनी होगी। बिल्डर की लॉबी कह रही थी 50% से भी घटा दिया जाए, लेकिन नए संशोधन में 50% से बढ़ा करके 70% कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत में बिल्डिंग बनाने में होने वाले खर्च के साथ साथ जमीन की कीमत को भी शामिल किया जाएगा, यानी एक तरह से राहत भी कह सकते हैं बिल्डर को। दूसरी बड़ी बात यह की गई है कि पहले ये कहा गया था कि ये बिल उसी पर लागू होगा जो प्रोजेक्ट 1000 स्क्वायर मीटर में बन रहा हो, लेकिन अब इसकी मियाद को, इसकी सीमा को घटा दी गई है और कहा गया है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर में बन रहे हो, जहां पे कम से कम 8 फ्लैट बन रहे हो, वो इस नियम के दायरे में आएगा। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। क्या बिल्डरों की मनमानी रोकने में ये बताएं कि बिल आखिर कितना कारगर होगा। इसमें कंज्यूमर के लिए या फिर घर के खरीदार के लिए काफी अहम बातें कही गई हैं। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें कंज्यूमर की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ तो एक ट्रिब्यूनल होगा, वहां भी शिकायतें की जा सकेंगी, और एक तय समय सीमा में 60 दिन के भीतर अथॉरिटी को अपनी शिकायतों का निपटारा करना होगा। 60 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल को अपनी शिकायतों का निपटारा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर प्रोजेक्ट की डिलीवरी करने में डेवलपर देरी करता है तो उस पर डेवलपर को भी वही पेनल्टी, वही ब्याज चुकाना होगा जो डेवलपर पेमेंट की देरी करने पर कंज्यूमर से वसूलता है। तीसरी बात, अगर आपने गलत विज्ञापन दिया, भ्रामक विज्ञापन दिया, तो आपको यहाँ पर कैद भी हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आपने ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं माना तो प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% और 3 साल तक जेल की सजा भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बात, कारपेट एरिया को भी काफी बखूबी यहाँ पे परिभाषित किया गया है ताकि झांसे देकर के ज्यादा रकम ना वसूल सके बिल्डर कंज्यूमर से। तो क्लियरली पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों के लिए उनके हित में है ये बिल। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और इस बिल के पास होने पर हमने रियल्टी सेक्टर के कुछ जाने माने लोगों की प्रतिक्रिया भी ली। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
हम खुद समझते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेटर का आना विल इम्प्रूव द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट और उससे हमारे डेवलपर्सों का और हमारे कस्टमर्स का मोर इम्पोर्टेंटली हमारे फाइनेंसियर्स का मोर इम्पोर्टेंटली और सबका इसमें बेहतर होगा, बेटर होगा। और अगर ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आई थिंक देयर इज स्टिल सम अनसर्टनिटी कि जो प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लोर हैं उनका क्या, वो जहां पे ऑलरेडी 20% या 50% गुड सेल हो गए हैं, तो इसको दो अलग अलग तराजू में रखना डिफिकल्ट होगा। रियल एस्टेट बिल पास होने पर इंडस्ट्री के दिग्गज निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि इससे खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के दौरान हम देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। कंज्यूमर परेशान हो गए थे कि उनको जो डिटेल चाहिए थे वो नहीं मिल रहा था, तो मेरे अंदाज से जो कानून अभी लाया गया है, रेगुलेटर लाया गया हुआ है, उसके हिसाब से एक पूरी ट्रांसपेरेंसी कस्टमर को मिल जाएगा और कोई बहाना नहीं मिलेगा कंज्यूमर को कि हमें कुछ पता नहीं था। तो ये बात बहुत अच्छी है और मेरे अंदाज से कंज्यूमर्स खुश रहेंगे कि ये बात उन्होंने कानूनी तौर पर लेके आए। तो इंडस्ट्री की नजर से देखें, कंज्यूमर या डेवलपर सभी के हक में है रियल एस्टेट बिल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास आयोजन रियल एस्टेट अवार्ड की। आवास के 10वें रियल एस्टेट अवार्ड का आज मुंबई में ऐलान किया गया। अलग अलग कैटेगरीज में देश के 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डर और डेवलपर्स को सम्मानित किया गया। अवार्ड का ये 10वां साल है, इसीलिए आवास ने पिछले 1 दशक में रियल एस्टेट में खास योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया। एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि थे और साथ ही जुड़े थे देश के जाने माने बिल्डर और आर्किटेक्ट और बैंकों के दिग्गज भी इस बड़े आयोजन में जुटे। हमारे इस खास आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ते घरों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उन्होंने बिल्डर्स से अपील की कि वो लग्जरी सेगमेंट की जगह अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करें। जिस सेक्टर में घर बने हुए हैं उस सेक्टर में आज बड़े पैमाने पर फ्लैट्स खाली पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है और जो लेने वाला है वो अफोर्ड कर सके इस प्रकार के फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है। और इसलिए मैंने अभी ये भी डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स तैयार होंगे, वो ऐसे क्षेत्रों को ओपन अप करें कि जिसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग करने में लोगों को भी सुविधा हो। और इस मौके पर सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने कहा कि आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड को देने का मकसद इंडस्ट्री के अच्छे काम को सम्मानित करना है। हमने इस अवार्ड को बहुत संवार के संभाल करके बनाया है। 17,000 एंट्रीज हमारे पास आई इस साल। 8 शहरों को हम कवर करते हैं जहां ऐसी एक्टिविटी है जहां मुकाबला देख सकें और सारे अलग अलग सेगमेंट में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, छोटे शहर, बड़े शहर और इसके अलावा जो पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट हैं। इस मौके पर हमने एक खास और चीज की है, वो ये है कि पूरे डिकेड के 10 बड़े अचीवमेंट क्या हैं उनका एक अलग बनाया है। तो थोड़ा सा अवार्ड की लिस्ट लंबी है, लेकिन वो ऐसे अवार्ड हैं जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 10 ऐसे कौन से अवार्ड हैं जिन्हें पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया गया है। रियल एस्टेट में अपने बेहतरीन काम के लिए रहेजा के ग्रुप के प्रेसिडेंट चंद्रू रहेजा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी कड़ी में डेवलपर ऑफ द डिकेड के खिताब पर कब्जा किया डीएलएफ ने। अवार्ड के लिए हमारी जूरी ने चुना है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। सबके मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर को उनके बेहतरीन काम के लिए आर्किटेक्ट ऑफ द डिकेड के अवार्ड के लिए चुना गया। पवई को जाता है और अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप को। इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ द डिकेड के लिए चुनी गई पवई के हीरानंदानी गार्डन को। कम से कम मुंबई वाले
कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड जाता है DLF को, उनके गुड़गांव के प्रोजेक्ट साइबर सिटी के लिए। और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ DLF के नेशनल डायरेक्टर अमित ग्रोवर और गौतम डे, नेशनल हेड ऑपरेशंस को। अमित ग्रोवर और मिस्टर गौतम डे। इधर कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड के लिए भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन इसमें बाजी मारी DLF की साइबर सिटी ने। ये अवार्ड जीता है दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल ने। और ट्रॉफी लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा चावला और गीतांजलि सिंह को। जबकि रिटेल मॉल ऑफ द डिकेड के लिए चुनी गई नई दिल्ली की सिलेक्ट सिटी वॉक। इस चुनाव में सबसे आगे किया है पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से हम आमंत्रित करना चाहेंगे डेप्यूटी मेयर पुणे मिस्टर मुकारी अन्नालगुड़े IS एंड डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर मिस प्रेरणा देशब्रतर, श्री महेश जगाड़े। इधर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसके उम्दा काम के लिए दिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द डिकेड का अवार्ड। होम लोन के बिना घर का सपना पूरा करना मुश्किल होता है और आपके आशियाने के सपने को पूरा करने में HDFC का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए उसे हमने चुना होम लोन प्रोवाइडर ऑफ द डिकेड। बहुत मुबारक हुए इस अवार्ड को लेने के लिए मिस्टर शाह। कॉन्ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया L&T को। जाता है L&T को। और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया मशहूर JLL को। और ये अवार्ड जाता है HDFC PMS Rep 1 को। May I request Vipul Rungta to come on stage and collect this award, Mr. Vipul Rungta. Round of applause for the team of HDFC here to select the best real estate fund of the decade. तो ये था CNBC आवाज का रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां साल का आयोजन। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। यूरोपियन इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, डिफ्लेशन से निपटाने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ तो ECB ने बेंचमार्क रेट को 0 कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड खरीदी की सीमा 60 अरब यूरो से बढ़ाकर 8 अरब यूरो कर दी है। यही नहीं, बैंक ने डिपॉजिट की दरों में भी कमी की है। डिपॉजिट रेट भी -0.3% से घटाकर -0.4% कर दिया गया है। मॉनेटरी ईजिंग पर बड़े फैसले के बाद ECB के प्रेसिडेंट मारियो ड्राघी ने कहा कि उनका लक्ष्य यूरोजोन में महंगाई दर 2% के करीब लाना है। This comprehensive package will exploit the synergies between the different instruments and has been calibrated to further ease financing conditions, stimulate new credit provision, and thereby reinforce the momentum of the euro area's economic recovery and accelerate the return of inflation to levels below but close to 2%. और इसी के चलते हमने देखा था कि यूरोपियन बाजारों में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे लाल निशान पे कारोबार हो रहा है। और SGX निफ्टी भी फिलहाल अगर आप देखें तो लगभग 1% की तेजी हमने कुछ देर पहले तक देखी थी, लेकिन अब लाल निशान में फिसलता हुआ और 7500 के ऊपर कारोबार हो रहा था, लेकिन अब 7487 के लेवल्स आप SGX निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार की 6 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 200 पॉइंट टूट गया और निफ्टी भी 50 पॉइंट गिरकर 7500 के नीचे आज बंद हुआ है। छोटे मझोले शेयरों में भी हमने आज मुनाफा वसूली देखी। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बनाया बैंक शेयरों ने। प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक शेयर आज लुढ़के। इसके अलावा हमने देखा कि IT, फार्मा और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज मुनाफा वसूली के चलते दबाव था।
मैगी एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि यूपी में आए मैगी के फ्रेश स्टॉक में ऐश कंटेंट तय मानक से ज्यादा पाया गया है। मानक है 1%, जबकि ऐश कंटेंट 1.85% यहां पाया गया है। इस पर नेस्ले इंडिया के सीएमडी सुरेश नारायण ने कहा कि ऐश मापने का पैमाना ही गलत है। केवल इतनी जानकारी है कि जो स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं ऐश कंटेंट को मेजर करने के लिए, वो मैकरोनी और पास्ता के स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्लाई किए गए हैं इंस्टेंट नूडल्स पे। तो ये स्टैंडर्ड्स जो अप्लाई किए हैं ये गलत स्टैंडर्ड्स हैं, और गलत स्टैंडर्ड्स के कारण आपके रिजल्ट्स भी जो हैं मिसलीडिंग हो सकते हैं। इतना मैं अभी तक कह सकता हूं। आगे जब पूरी जानकारी हमें आ गई तो मैं आगे बता पाऊंगा। तो मैगी फिर से एक बार विवादों के घेरे में। आगे बढ़ते हैं और अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। बच्चे क्लास में नहीं आते तो टीचर जी डांट लगाते हैं। कुछ इसी अंदाज में मोदी ने अपने मंत्रियों की क्लास लगाई है। दरअसल मोदी ने कहा है कि कई मंत्री संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते। हमें सूत्रों से पता चला है कि कैबिनेट की बैठक में पीएम ने मंत्रियों को ताकीद की है कि जब वो खुद सदन में नहीं होते तो भी टीवी के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि कौन सदन में है और कौन नहीं। जाहिर है मॉनिटर मोदी ने मंत्रियों को सचेत उनको रहना चाहिए। और 5 करोड़ मुआवजा जमा करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को कल तक की मोहलत। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। विवादों से घिरे श्री श्री रविशंकर के यमुना किनारे मेगा शो में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद पीएम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री को ही इसका उद्घाटन करना है। इस बीच एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ का मुआवजा देने के लिए कल तक का वक्त दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर ओपन कोर्ट सुनवाई का फैसला भी किया है और इस बीच एनजीटी ने फायर एनओसी नहीं लिए जाने पर कार्यक्रम रद्द किए जाने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार यहां कर चुका है। यमुना किनारे मेगा शो को लेकर श्री श्री रविशंकर सवालों के घेरे में हैं। एनजीटी ने मुआवजा भरने को कहा है, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि जुर्माना भरना पड़े। ना वो देखिए, ये 5 करोड़ का जुर्माना नहीं बोला, वो बोले कॉम्पनसेशन। उसको हम कॉन्टेस्ट करेंगे। अरे भाई, हमने कोई जुल्म किया ही नहीं, जुर्माना किस बात का है? हम जेल जाने के लिए तैयार हैं मगर जुर्माना नहीं भरेंगे। मगर जमुना के लिए काम करने के लिए हम सिद्ध हैं, पूरा काम करेंगे जमुना के लिए, दिन रात काम करने के लिए तैयार है। पर्यावरण के लिए हम कर ही रहे हैं। हम 16 नदियों का पुनरुज्जीवन भारत भर में किए हैं। अब जमुना के लिए भी हम लोग सब कटिबद्ध है। सबका हमारा प्रण है जमुना को साफ करने का, जमुना किनारे पेड़ लगाने का। मगर जुर्माने की बात करेंगे, हमको ये सहमत नहीं है, उसमें राजी नहीं है। हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यहाँ जुर्माना भरने के लिए कल तक की मोहलत है इनके पास। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। बात जब बजट की आती है तो देश भरोसा करता है सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। आपके प्यार और भरोसे के चलते लगातार 11वें साल सीएनबीसी आवाज बाकी सभी बिजनेस चैनल से मीलों आगे रहा है। बजट भाषण के दौरान हमारा मार्केट शेयर रहा है 87%, जो कि हमारे प्रतिद्वंदी चैनल से 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। बजट के हफ्ते में भी सीएनबीसी आवाज के आगे कोई नहीं टिक पाया और हमारा मार्केट शेयर रहा 73%। शहरी दर्शकों में तो ये आंकड़ा 81% पर रहा। सीएनबीसी आवाज बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैं मान रहा हूँ तब तक बहुत अच्छे चैनल है। उनका जो भी वो सब जो मार्केट रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो अच्छे से सर्व करते हैं। उनके वहाँ से जो भी डिटेल्स मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एकदम करेक्टली एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट होती है और वो इस दौरान मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो मैं मानता हूँ सीएनबीसी आवाज आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। उससे ज्यादा और कोई चैनल मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। सीएनबीसी आवाज एक ऐसी बिजनेस चैनल है जहाँ हम लोग को एक सचोट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिलती है। कमोडिटी मार्केट हो या शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें एक इन डेप्थ एनालिसिस और सचोट माहिती हमको मिलती है।
तो सीएनबीसी आवाज की बादशाहत को बरकरार रखने में आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इसी के साथ आवाज एट 9 में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।